नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के जो भी अपने छात्र हैं फर्स्ट ईयर के, उनका जो पेपर अपना पढ़ाया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। और ये पेपर आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, जिसकी भैया 2 यूनिट जो हैं उनको कंप्लीट कर दिया गया है, यूनिट 1 और यूनिट 2। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भैया जा कर के उसको आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी उसकी लिंक शेयर कर दी गई है और आप वीडियो की लिस्ट में भी जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पर यूनिट 3 पर हम लोग बात करेंगे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद एएसडी, यानी कि एएसडी को हम लोग क्या कहते हैं, एएसडी को हम लोग बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो एएसडी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एएसडी के बारे में हम लोग फर्स्ट पेपर था वहाँ पर भी बात किए थे। कहते भाई ऑटिज़म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वलीनता बोलते हैं। और स्वलीनता जो ऑटिज़म है वो ऑटो शब्द से लिया गया है, जो कि आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है भैया खो जाना। इसका अर्थ क्या होता है, खो जाना, या होता है लीन हो जाना। खो जाना या लीन हो जाना इसका अर्थ होता है। ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म से ग्रसित होते हैं उनमें व्यवहारिक, सामाजिक बोलचाल और शारीरिक विकास, सुनने आदि में जो समस्याएं हैं उनका एक मिला जुला हुआ रूप देखने को मिलता है। व्यापक रूप से जो विकासात्मक विकास है वो स्वलीनता में आपको देखने को मिलता है। सामाजिक समायोजन, बच्चे के बातचीत का अभाव, और ये जो होता है बच्चे में 3 वर्ष, यानी कि जब से बच्चा जन्म लेता है तब से 3 वर्ष के दौरान होता है। अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा परिचय की बात करेंगे तो परिचय में कहेंगे भैया जो आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये एक आपका न्यूरो विकासात्मक विकार है। ये आपका एक न्यूरो विकासात्मक विकार है जो सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार के पैटर्न की कठिनाइयों का कारण बनता है। यह विकार बच्चों में प्राथमिक अवस्था में दिखाई देने लगता है। विभिन्न स्तरों पर इसको देखा जा सकता है। जब इसको लियो कैनर जी ने इसको कहा भैया, इसको क्या कहा, ये बात है भैया कब की, ये आपकी बात है 1943 की, 1943 की। इन्होंने क्या किया, लियो कैनर जी ने बाल्टीमोर में 11 बच्चों पर परीक्षण किया जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित थे। और उन्होंने बताया कि ये भैया इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं, ये क्या है, कैनर सिंड्रोम है। इसका नाम रखा इन्होंने कैनर सिंड्रोम। कैनर सिंड्रोम यानी कि लियो कैनर जी ने दिया, और इसी का नाम बदलकर भैया आपके आ गया स्वलीनता आ गया, जिसको हम कह सकते हैं ऑटिज़म। ये इन्होंने क्या कहा कि भैया जो 11 बच्चे थे, इन्होंने जो मानसिक मंदित थे और जो भावात्मक रूप से विक्षिप्त बच्चे थे उन पर इन्होंने क्या किया, प्रकाश डाला और उनका जो कह सकते हैं कि उनको उन 11 बच्चों पर परीक्षण किया। और परीक्षण करने के बाद इन्होंने कहा कि भैया ये बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, भावात्मक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं, यानी कि इनको हम स्वलीन कहेंगे या हम कह सकते हैं कैनर सिंड्रोम के नाम से इसको हम जानेंगे। होता क्या था भैया कि ये जो आपका ऑटिज़म है, हम कह सकते हैं कि स्वलीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो बच्चे के मुख्य रूप से शाब्दिक, अशाब्दिक संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करता है। सामान्य रूप से यह घटना 3 वर्ष से पूर्व होती है, जहाँ पर बच्चे का शैक्षिक निष्पादन प्रभावित होता है और बच्चा यहाँ पर करता क्या है, बार बार चीज़ों को दोहराता है, दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करने देता, अनुक्रिया और संवेदी अनुभूतियाँ भी देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं एटियोलॉजी की। एटियोलॉजी यानी कि इसका कारण क्या होगा, तो कहेंगे एएसडी के सटीक कारणों का पूर्ण रूप से पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह माना जाता है कि आनुवांशिक पर्यावरणीय कारणों का मेल इसका कारण हो सकता है। इसका शोध बताते हुए कुछ जीनों में बदलाव, प्रसव पूर्ण या प्रसव के बाद में या पर्यावरणीय स्थिति के कारण, माता पिता की उम्र या गर्भावस्था के संक्रमण के दौरान जो है दवाओं के सेवन से भैया क्या हो सकता है, एएसडी हो सकता है।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। कभी कभी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती है तो वीडियो का लिंक भैया वहां पर आपको शेयर कर दिया जाता है। अगर हम लोग प्रिविलेंस की बात करें, प्रचलन की बात करें, तो कहेंगे एचडी का प्रचलन विभिन्न संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। अमेरिका में इसकी अनुमति कहा गया है कि भैया 54 बच्चों पे एक बच्चा जो होता है वो ऑटिज़म होता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने यहाँ तो कहेंगे भैया 10,000 बच्चों पर अपने 4 बच्चे जो हैं वो ऑटिज़म होते हैं। ये हम देखने को मिलता है। भारत में इसके मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि सही संख्या का इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है, लेकिन ये कहा गया था बहुत पहले की ये बात है। अमेरिका की भैया बात है कि भैया 54 पर एक बच्चा, और भारत में इसके मामलों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंसिडेंस की, यानी कि घटनाओं के दर की। तो कहेंगे पिछले वर्षों में पिछले कुछ दशकों में एएचडी की घटनाएं जो है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही, जो मुख्यतः निदान के तरीके, जागरूकता के कारण आपको देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यह कहना कठिन है कि वास्तविक घटना में वृद्धि किस कारण से हो रही है, इसका लेवल क्या है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया 1943 में जो आपके अमेरिकी मनोचिकित्सक थे डॉक्टर लियो कैनर जी ने, लियो कानार नहीं है भैया, कैनर है, लियो कैनर ने इसके बाद में भैया क्या किया, आत्मकेंद्रितता पर अध्ययन किया, और उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो भी बच्चा है ये कैसा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि कैनर सिंड्रोम के नाम से इन्होंने इसको बताया और कहा भैया ये बच्चे भावात्मक रूप से विक्षिप्त हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला। अगर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कहेंगे विभिन्न संस्कृतियों में आत्म केंद्रित के प्रति दृष्टिकोण को भिन्न हो सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में कलंकित भी इसको किया जाता है, लेकिन इसे समझने और स्वीकारने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यानी कि इसको समझना और इसको स्वीकारने की प्रवृत्ति जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। जागरूकता यह है कि शिक्षा में वृद्धि के साथ साथ अधिक से अधिक समाज में आत्मकेंद्रितता के बारे में लोग सकारात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑटिज़म था उसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई वो आपको यहाँ पर बता दिया गया। झूठ क्या है, मिथक क्या है, यहाँ पर बात करते हैं एएचडी के बारे में। मिथक प्रचलित यह है कि यह टीकाकरण के कारण हो सकता है, खराब पालन पोषण के कारण हो सकता है, या टीकाकरण और खराब पालन पोषण का परिणाम है, इसको कहते हैं लोग, इसको झूठ मानते हैं। मतलब इसको ऐसे लोग मानते हैं कि हो सकता है बच्चा टीकाकरण के कारण हो गया हो या खराब पालन पोषण हुआ हो तो इसके कारण हो गया हो, लेकिन और भी कारण ऐसे हैं जिनके कारण हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको एएचडी के बारे में देखने को मिलती हैं। नए नए तरीक़ों की खोज करना, एएचडी के अनुसंधान में लगातार जो नए तरीके हैं उनका खोज किया जा रहा है, इसके प्रबंधन को बेहतर बनाया जा रहा है। समाज की बढ़ती जागरूकता को स्वीकार करते हुए जो भी गुणवत्ता है उसमें सुधार किया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम को समझना, यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को समझना, और भैया उसके संचार, अंतःक्रिया, विचार और व्यवहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कहेंगे भैया कि जब बच्चा आँख ना मिला रहा हो, बच्चा बार बार रिपीट चीज़ों को कर रहा हो, उसमें देखने को मिलता है कि भैया बच्चे में संचार की जो कमी है वो भी देखने को मिलती है। संचार की कमी यानी कि बच्चा आपसे बातचीत नहीं करता, मौखिक संचार जो है वो बच्चा नहीं करता। मौखिक संचार बोलने में कठिनाई का अनुभव कर सकता है, बल्कि जो भी बच्चा बोलता है, जो लोग बोलते हैं उससे क्या करता है, असामान्य स्वर या लय का उपयोग करता है। गैर मौखिक संचार भी बच्चा करता है, हाव भाव के माध्यम से बच्चा बताता है, शारीरिक मुद्रा के माध्यम से बचाएगा, चेहरे के भावों को प्रकट करेगा, लेकिन भैया क्या करेगा, आंखों में आंखें डालकर आपसे बातें नहीं करेगा। ये चीज़ें देखने को काफ़ी मिलती हैं। बार बार एक ही विषय पर लौटेगा और बार बार उस चीज़ को बोलेगा, बहुत ही गहराई से उस चीज़ को बोलेगा। इसमें अंतःक्रिया देखने को मिलती है। एएचडी से प्रभावित बच्चे जो भी सामाजिक अंतःक्रिया जटिल हो जाती है, सामाजिक संकेत देखने को मिलते हैं, सामाजिक संकेतों को पहचानना, उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने, और जैसे कि कह सकते हैं कि उदाहरण के लिए भावनाओं को पहचानना या दृष्टिकोण को समझना। सामाजिक नियम यानी कि खेलकूद के नियम, दूसरों के प्रति मेलजोल, ये जो चीज़ें हैं बच्चे में देखने को मिलती हैं, बहुत कम होती हैं। निजी स्थान यानी कि व्यक्तिगत स्थान की सीमाओं को समझने और कठिनाई हो सकती है, इसके कारण दूसरे के साथ में गलतफहमी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बच्चे में रुचियाँ क्या होंगी, किस प्रकार से नियमित आधार और विशेष रुचियाँ आपको यहाँ पर बच्चे में देखने को मिलेंगी। व्यवहार क्या होगा, एएचडी से जो बच्चे ग्रसित होंगे इनका एक अविवृत्तात्मक या अविवृत्तिमूलक व्यवहार होगा। बार बार क्रिया को दोहराएंगे, हाथ को हिलाएंगे, शरीर को हिलाएंगे, वस्तुओं को कतार में
लगाएंगे, या हो सकता है बहुत एक बड़ा कह सकते हैं कि बिल्डिंग बनाते हैं ये लोग, व्यवहार पैटर्न भी उपयोग करते हैं, बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, उसको कर सकते हैं। संवेदनशीलता देखने को मिलती है, ध्वनि, रोशनी, स्पर्श, स्वाद, गंध, इसके प्रति जो बच्चे होते हैं संवेदनशील होते हैं। इसमें हो सकता है तेज़ आवाज़ से बच्चा परेशान हो जाए, या किसी भी चीज़ को बच्चा ना छुए, किसी भी सॉफ्ट चीज़ को बच्चा ना छुए, कपड़े पहनने में वो असहज महसूस करे, कपड़े को ना पहने, और दिनचर्या में भी उसका जो है पसंदीदा चीज़ें ये अगर उसको मिल रही हैं तो बच्चा कार्य करता है, नहीं तो नहीं करता है। जब हम बात करते हैं ASD बच्चों की, तो एक जटिल और विविध स्थिति है। इसका प्रभाव संचार, सामाजिक क्रिया, विचार और व्यवहार के रूप के पहलू पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति में इसके लक्षण और प्रभाव जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी ज़रूरतें, उनकी क्षमता के अनुसार व्यक्तिगत समर्थन और आवश्यकता को समझा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ASD में देखने को मिलती हैं। यूनिट 3.3 के अंतर्गत कहा जा रहा है न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत और उसका शिक्षा में महत्व। न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो यह एक वह सिद्धांत है जो मानता है कि ब्रेन के कार्यों और मानसिक प्रक्रियाओं के बीच गहरा संबंध होता है। इसके अनुसार विचार, अनुभव और शिक्षा में जो प्रतिक्रियाएं हैं उसका अध्ययन किया जा सकता है। कहेंगे शिक्षा में न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत का महत्व, तो कहेंगे कि भैया ध्यान से संबंधित प्रतिक्रियाएं, यानी कि न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत का बताता है कि ध्यान की प्रतिक्रियाएं कैसे कार्य करती हैं। शिक्षक शिक्षा को समझने में मदद करता है और छात्रों को ध्यान, आकर्षण और संवेदनशील बनाता है। इसकी स्मृति की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, यानी कि न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत स्मृति के कार्यों को भी समझता है। शिक्षकों को योग्य और प्रभावी याददाश्त तकनीकों के माध्यम से उसकी मदद शामिल करता है। बुद्धिमत्ता की भी प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसमें हम कह सकते हैं कि भैया इसके अंतर्गत जो भी आत्म केंद्रित बच्चे हैं, जो भी न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत है, इसकी बुद्धिमत्ता की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन भी सम्मिलित है। शिक्षक बुद्धिमत्ता को कैसे विकसित करते हैं, छात्रों को की सोच की क्षमता कैसे विकसित होती है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें। धारणा की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये जो कैसे सहायता करना है, उसको कैसे प्रभावी बनाना है, क्या शिक्षा देनी है, कह सकते हैं कि न्यूरो कॉग्निटिव सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण व्यापक सिद्धांत है, जो कि छात्रों की समझ, सीखने और बुद्धिमत्ता को समझ को प्रस्तुत करता है, उसको बेहतर बनाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं सेंसरी प्रोसेस इन ऑटिज़म, ऑटिज़म बच्चों में संवेगात्मक प्रोसेसिंग का विवरण। भैया देखने को काफ़ी कुछ मिलता है ऑटिज़म बच्चे में, कि वो भैया क्या करते हैं, किसी चीज़ को नहीं छूटते, हो सकता है बार बार कपड़े ना पहन रहे हो सकता है चेहरे को ना धो रहे हो सकता है गेंद और रेट और जो फिंगरप्रिंट है इसको ना बना रहे हो, यानी कि हम अगर बच्चे को फिंगरप्रिंट करवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, तो वो ना बच्चा कर रहा हो, यानी कि संवेदात्मक प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, सेंसरी प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। संवेदात्मक प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे दिमाग संवेगात्मक जानकारी को समझते हैं, उसका उपयोग करते हैं। इसमें 5 प्रकार से सुनना, देखना, छूना, स्वाद करना और सुगंध लेना उपयोग में आता है। इन बच्चों में प्रोसेसिंग क्या होगी, ऑटिज़म बच्चे में संवेगात्मक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में असमानताएं हो सकती हैं। इसमें वो संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और इनमें संभालने में भी कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे ध्वनि, जिसको हम लोग ऑडिटरी कहते हैं। ऑटिज़म बच्चे में प्रभावित जो बच्चे होंगे, व्यक्तियों की आवाज़ों को संवेगात्मक रूप में बदलाव हो सकता है। वे अत्यधिक अच्छी तरह से ध्वनि को सुन सकते हैं या फिर ध्वनि की अत्यधिक संवेदनात्मक हो सकती है। इसका परिणाम उसके लिए आवाज़ों की संवेदनात्मक जानकारी और इसको समझने की कठिनाई को बनाता है। दृश्य चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कहते हैं कुछ ऑटिज़म बच्चे ऐसे होते हैं जो चमकीले तेज प्रकाश को देखना पसंद नहीं करते, जो इनमें अस्वीकृति देखने को मिलती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चीज़ों को छूने में, मान लीजिए बच्चे को अगर हम काफ़ी सॉफ्ट चीज़ें छुआ रहे हैं उसको नहीं, रेत को छुला रहे हैं उसको नहीं, बच्चे को अगर हम कीचड़ में खिला रहे हैं तो उसको नहीं, वहाँ पर भी संवेदना देखने को मिलती है। वस्तुओं के साथ साथ संबंधित सामाजिक और संवेदनात्मक प्राथमिकता देखने को मिलती है। ऑटिज़म बच्चे में संवेगात्मक प्रोसेसिंग की प्रक्रिया असमानता हो सकती है, जो कि व्यक्तिगत, सामाजिक और जो भी संवेगात्मक चीज़ें हैं, संवेदनाएँ हैं, उसको प्रभावित करती हैं। 3.5 की बात कर लेते हैं। इसके पहले दोस्तों बताने से पहले जितने भी भाई यहाँ पर जुड़े हुए हो, जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हो, सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी मित्रों तक आप वीडियो को शेयर करोगे, सभी से बोल दीजिएगा कि सभी लोग अपने इस चैनल पर जुड़ जाएं।
पहले बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लें। और एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को बनाया और इतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ा। तो यहाँ पर बात करते हैं उम्र और दिव्यांगताओं के लिए शिक्षा, लक्षण और शैलियाँ। उम्र और दिव्यांगता या विकलांगताओं के लिए शिक्षा, लक्षण और शैलियाँ। उम्र के अनुसार मान लीजिए बच्चा 0 से 6 वर्ष का है तो बच्चा समूह के खेलेगा, अनुभव करेगा और शिक्षा जो है उसको प्राप्त करेगा। अभिवृद्धि पूर्ण बनाने के लिए बच्चा खेल खेलेगा, गीत करेगा और संवादों का उपयोग करेगा। होता क्या है कि बच्चे को अगर हम लोग शैलियों की बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई कि ऐसी रुचि बनाना, ऐसी सहजता बनाना जिससे कि बच्चा उच्चारण करे, बच्चे की पृष्ठभूमि अच्छी हो या संवेदी सूचनाएं उसकी बेहतर हों। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बच्चा अगर मोटिवेट हो रहा है, बच्चा अगर मोटिवेशन उसको मिल रहा है तो आंतरिक रूप से भी बच्चा मोटिवेट हो सकता है, बाहरी रूप से भी बच्चा करने के लिए मोटिवेट हो सकता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो भी निश्चित उद्देश्य उसको प्राप्त करने हैं उसके द्वारा आप के बालक अपनी उम्र में क्या कर रहा है, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की छात्र समझ और मिलती जुलती प्रणालियों का उपयोग, समृद्ध अनुभव इसको प्राप्त कराना, उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के विचार, अभिवृद्धि और नैतिक मूल्यों को विकसित करना, छात्रों की अपनी रुचि और क्षमताओं को विकसित करना। कॉलेज के आधार पर बच्चा जब 18+ जाएगा तो उसकी अभिरुचि, लक्ष्यों और उसका शिक्षा का निष्पादन करना। जब विकलांगता के अनुसार शिक्षा के लक्षण होंगे तो कहेंगे भैया इसमें इस वर्ग के छात्रों में रुचि, धार्मिकता और क्षमताओं के आधार पर उसका व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी। विभिन्न उपकरण, तकनीकों का उपयोग करके छात्रों की सहायता डिज़ाइन की जाएगी उनके अनुसार। और भैया सामान्य शैक्षिक जो बच्चे होंगे 0 से 21 वर्ष के, तो यहाँ पर जो भी बच्चे की शैक्षिक सेटिंग होगी इसकी प्रणालियों का उपयोग करना, उसके लिए समर्थन देना और उसकी आवश्यकताओं को अनुकूलित करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। तो भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।